गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात हम गाउस के नियम से या गाउस के नियम की सहायता से किसी अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं गाउस का नियम क्या होता है। ये एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है और बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश, कुल आवेश और विद्युत की निर्वातशीलता एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, phi = Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, या हम इसको लिख सकते हैं E डॉट ds। गाउस का नियम होता है। इस नियम की सहायता से आज हम अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार की कल्पना करते हैं, जिसका एक अल्पांश AB दिया है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं पूरा बता रहा हूं। एक अनंत रेखीय अर्थात अनंत रेखा का चालक तार लेते हैं, जिसके एक छोटे से भाग AB की कल्पना करते हैं। इस AB तार का मध्य बिंदु O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस मध्य बिंदु A से समान दूरी पर ऊपर और नीचे दो अल्पांश लेते हैं, A1 और A2, जो कि मध्य बिंदु से दोनों ही समान दूरी पर, अर्थात मध्य बिंदु O से ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। पहले अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE1 है। E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली जाती है। यहाँ dE1 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं। इसी प्रकार A2 के लिए बिंदु P पर dE2, दोनों ही अक्ष के साथ थीटा कोण कंस्ट्रक्ट करती हैं, थीटा कोण बनाती हैं। अब हम यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम A1 अल्पांश के कारण जो dE1 है उसके क्षैतिज घटक की बात करते हैं। तो ये अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक होगा dE1 cos थीटा, जबकि इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा dE1 sin थीटा। इसी प्रकार हम dE2 की बात करेंगे, तो dE2 का अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे dE2 cos थीटा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक में हम लिखेंगे dE2 sin थीटा। तो यहां से आपने देखा कि जो OP है वो है R, OA1 बराबर है OA2 के। यहां तक हमने देखा dE1 व dE2 को क्रमशः ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक में वियोजित किया। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर हम देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है dE1 sin थीटा व dE2 sin थीटा, इनके परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत है, जिसके कारण ये दोनों परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा दोनों ही परिमाण में समान और समान दिशा में है, जिसके कारण ये जुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करेंगे। ये हमारा वायर था AB, इसके चारों तरफ हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिसके तीन पृष्ठ हैं S1,
S2 व S3। यहां S1 भाग के लिए E और S परस्पर लंबवत है, इसी प्रकार S3 भाग के लिए E और S परस्पर लंबवत है, जबकि S3 भाग के लिए E और S परस्पर समांतर है। तो यहां हम इसको भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हुई। इस बेलन के गाउसियन पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो हम इसकी त्रिज्या बता देंगे r, स्मॉल r, और इसकी लंबाई जो है या ऊंचाई जो है वो हो गई l। तो अब हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां से हम देखते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, यहां हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए हम लिखते हैं E डॉट ds। क्योंकि यहां हमारे पास तीन पृष्ठ है S1, S2 और S3, तो हम यहां लिखेंगे S1 भाग के लिए cos थीटा प्लस E ds cos थीटा, S2 भाग के लिए प्लस S3 भाग के लिए E ds cos थीटा। अब हम देखते हैं S1 भाग के लिए E और ds के मध्य बनने वाला कोण थीटा 90 डिग्री है। तो यहां पर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू S1 भाग बंद पृष्ठ के लिए E ds cos 90 प्लस S2 भाग के लिए हम लिखेंगे, S2 भाग के लिए भी E और ds के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो E ds cos 90 प्लस बंद पृष्ठ S3 भाग के लिए E और ds के मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री है, तो यहां हम लिखेंगे E ds cos 0। सिंस cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो S1 और S2 भाग के लिए cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे। इसका मतलब कि S1 और S2 भाग से कोई भी विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर पारित नहीं होगा। अतः फाई इज इक्वल टू इन दोनों भाग के लिए 0 लिख दिया, S3 भाग के लिए E ds cos 0 की वैल्यू 1। यहां पर इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां हम बात कर रहे हैं अनंत रेखीय चालक तार की। इससे पहले वाली क्लास में मैं आता हूं तो मैंने आपको पढ़ाया था रेखीय सतत आवेश वितरण। तो यहां से हम लेंगे रेखीय सतत आवेश घनत्व या वितरण, जिसको हमने प्रदर्शित किया था लैम्डा से और मान लिखा था dq/dl। यहां हम L लंबाई की बात कर रहे हैं तो आवेश है Q। Q क्या है? गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, जिसको हम लिखेंगे समेशन Q। तो यहां से हम मान निकाल लेते हैं समेशन Q इज इक्वल टू लैम्डा L, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम की। तो गाउस का नियम हमने यहां पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमने पढ़ रखा है फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फाई इज इक्वल टू समेशन Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 और समीकरण 1 की LHS समान है तो RHS भी होंगी समान। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर हम यहां इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे E ds बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसे हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसको E लिख देंगे और ये हो गया ds। यहां हमने इसको S लिखा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन।
यहाँ ds बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अल्पांश है, जिसका समाकलन करने पर हमारे को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, जिसका सूत्र होगा 2 पाई r l, जिसको हम यहाँ पुट करेंगे E डॉट 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखोगे l से l कैंसिल, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम एक सदिश वेक्टर की भी बात करते हैं r कैप, जो कि स्थिति सदिश को बताएगा। तो इस प्रकार से अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट r कैप प्राप्त होती है। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, जिसे हम ग्राफ की सहायता से समझते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जो E है वो समानुपाती है लैम्डा के रेखीय आवेश घनत्व के, जबकि व्युत्क्रमानुपाती है r के। r क्या था, बिंदु से या रेखीय चालक तार से बिंदु की दूरी। तो हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने पर हम देखेंगे कि E लैम्डा के समानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। यहाँ आपने E ले लिया, यहाँ आपने लैम्डा ले लिया। जबकि E व्युत्क्रमानुपाती अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से एक डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा, जिसमें जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है E व्युत्क्रमानुपाती है r के, और ये प्रदर्शित करता है E समानुपाती है रेखीय आवेश घनत्व के। तो इस प्रकार हमने गाउस के नियम की सहायता से अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो ले रहे हैं, दूसरा अनुप्रयोग, दूसरी एप्लीकेशन गाउस नियम की, वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने रेखीय आवेशित चालक तार लिए हैं, अब हम यहाँ पर आवेशित अचालक परत ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वही हम एक अनंत अपरिमित ये हमारे पास एक अचालक परत है, जिसको हमने नाम दे दिया A B C D। बिंदु O से अब पुनः स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लिए। A1 से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 है। A2 से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2। अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, इसलिए यहाँ इनके ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटकों में वियोजित होंगे। तो DE1 के लिए जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा DE1 cos थीटा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE1 sin थीटा। इसी प्रकार DE2 के लिए क्षैतिज घटक होगा DE2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE2 sin थीटा। हम यहाँ देख रहे हैं कि DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा परिमाण में समान होते हैं, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा समान व एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर एक परत की बात की है, तो परत के लिए हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो इससे पहले जो सतत आवेश वितरण हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक क्षेत्रफल के लिए भी पढ़ा था या पृष्ठीय के लिए पढ़ा था। तो हम यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण, जिसको हमने प्रदर्शित किया था सिग्मा से। फॉर्मूला लिखा था dq अपॉन
ds। dq अल्पांश के लिए था, लेकिन हम यहाँ पूरे परत की ही बात करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे समेशन q अपॉन s, इसको नाम समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। अब यहाँ से हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम यहाँ पर एक परत बनाते हैं पहले, कुछ इस तरह से बनेगी। चूंकि ये अचालक परत है, ए बी सी और डी, हम पुनः इसके 3 पृष्ठ कर देंगे, ये S1 S2 और यहां पर हम इसको दे देंगे S3। अब हम यहाँ देख रहे हैं S1 भाग के लिए E और DS एक ही दिशा में है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि S2 भाग के लिए E और DS के मध्य भी 0 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ हम S3 भाग की अगर बात करेंगे तो S3 भाग के लिए E और DS परस्पर क्या है, लंबवत। तो आगे हम देखते हैं गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ S1 के लिए हम पहले लिखेंगे EDS cos थीटा प्लस बंद पृष्ठ S2 के लिए EDS cos थीटा प्लस बंद पृष्ठ S3 के लिए EDS cos थीटा। अब यहाँ थीटा की बात करते हैं, S1 और S2 के लिए E और DS के मध्य 0 डिग्री का कोण है, अर्थात फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ S1 के लिए EDS cos 0 प्लस बंद पृष्ठ S2 के लिए EDS cos 0। परंतु जब हम S3 की बात करेंगे तो S3 के लिए E और DS के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का। इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी मैंने आपको बताया था कि cos 90 is 0 and cos 0 is 1, so phi is equals to बंद पृष्ठ S1 के लिए हमें मिलेगा EDS प्लस बंद पृष्ठ S2 के लिए हमें मिलेगा EDS। चूंकि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का S1 और S2 भाग का क्षेत्रफल समान होगा, अतः हम यहां से बात कर सकते हैं S1 भाग का DS और S2 भाग के लिए जो DS है वो बराबर होगा S के। अतः phi इज इक्वल टू हम इसको लिख देंगे E डॉट S प्लस E डॉट S, यहां से लिखा गया 2ES। समीकरण नंबर आपने इसको दे दिया 2। अब चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व की हम यहां से देखेंगे तो यहां हमें phi सिग्मा बराबर कितना है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम गाउस के नियम की बात करते हैं। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, phi इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां पर देखिए समेशन q की वैल्यू हम यहां से कितना लिख सकते हैं, समेशन q इज इक्वल टू सिग्मा s। तो यहां हम समेशन q की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये phi मिल जाएगा आपको सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 को यदि हम देखेंगे तो हमें LHS समान मिल रहा है, तो यहां से RHS का भी क्या मिलेगा, मान समान। तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर में करके लिखते हैं। तो यहां लिखो आप समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो हम यहां जब इनकी तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2ES इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां आप देखेंगे s से s कैंसिल, देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में n कैप स्थिति सदिश।
अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां कहीं भी हमें R नहीं मिल रहा है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण R पर निर्भर नहीं करती। तो जिसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि E R पर निर्भर नहीं करती। यहां पर आप देखेंगे तो E है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, तो जो इनके मध्य ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस प्रकार हमने अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की।